नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प सफलता पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र पर और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर, उन पे बनने वाले प्रश्नों पर। कल की वीडियो में आपने देखा ही है और आज की वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इन प्रश्नों को लेने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही आपको अगर वीडियो या क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, देखिए क्वेश्चन तो सभी जो है बुक में मिल जाएंगे, ये मुझे भी पता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको एक तरह से रोज़ रूटीन में सुनने को मिल जाए। 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन रात की वीडियो में भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको लाइव वीडियो में सारे क्वेश्चन दे सकूँ और उनकी व्याख्याएं दे सकूं। लेकिन दोपहर वाले इस वीडियो में व्याख्या तो नहीं देती, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बताती हूँ, सही वाला ऑप्शन। तो सभी को पता है ये दोपहर वाली वीडियो में यानी कि 1 बजे वाली वीडियो में ऐसे ही मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप टच कर सकें। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में पहले अलंकार का ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला? ये प्रश्न है। साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र, अलंकार का वर्चस्व था और अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला? तो उत्तर है वक्रोक्ति और ध्वनि। अगला प्रश्न है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये लक्षण है भामा का। सिर्फ और सिर्फ हम उत्तर लेंगे, यानी कि आपको सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर सुनना है। आप कोई भी काम करते हुए, अपने जो है डेली रूटीन वाले काम करते हुए भी इस तरह से वीडियो को सुन सकते हैं जिससे कि आपको ऑप्शन में समय ना बर्बाद हो और बस जो है सही उत्तर सुने। अगला प्रश्न है। आचार्य दंडी ने शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? तो ग्रंथ इनमें है काव्यादर्श। अगला प्रश्न है। आचार्य वामन 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? तो ये सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। रीति संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न है। आचार्य वामन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा की। उन्होंने किसे काव्य माना? तो उन्होंने माना काव्य गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को। अगला प्रश्न है। आचार्य रुद्रट ने आचार्य भामा का अनुसरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं शताब्दी। आचार्य रुद्रट कौन सी शताब्दी के संस्कृत कवि थे? तो ये 9वीं शताब्दी के थे। अगला प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने ग्रंथ की रचना की है साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है। काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कथन असत्य है डी वाला। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं। शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास, ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य ही उत्पत्ति का कारण है। भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए, सहजा एवं उत्पाद्या। अगला प्रश्न है। प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? तो ये माना है महिम भट्ट ने। तृतीय नेत्र माना है प्रतिभा को, ये माना महिम भट्ट ने। अगला प्रश्न है। काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किसने माना है? तो ये माना है राजशेखर ने। अगला प्रश्न है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है, सही है। और यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन सही है बी, यानी कि काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य नहीं निहित होता है, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक आदि को काव्य प्रयोजन माना। काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति रहा है। अगला प्रश्न है। आचार्य वामन, भरत मुनि, भामा, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो काव्य का प्रयोजन क्या है? कवि के नाम को अमर रखना। भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन ये है कि कवि के नाम को अमर रखना। अगला प्रश्न है। हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया।
कुलपति ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? तो इन्होंने माने हैं काव्य के 6 प्रयोजन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी भक्त कवि थे, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के विषय में अपना मत रखा, उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? तो ये सही उत्तर इसका होगा स्वांतः सुखाय। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। असत्य कथन बताना है इसमें, तो असत्य कथन है डी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। अग्निपुराण में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य का सार तत्व है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की है? तो इन्होंने की है भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या 9 मानी है, उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं, उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो इन्होंने की है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की रचना की है। अगला प्रश्न है, जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विभाव। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र के आधार पर रस के स्वरूप को आनुषंगिक रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार व्याख्या की। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है कि भरत मुनि का जो रस सूत्र था उसके प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो ये थे भट्टलोल्लट। इनका जो सिद्धांत था वो था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अगला प्रश्न है, भट्टलोल्लट की दृष्टि में रस की उत्पत्ति के 3 तत्व हैं, कारण, कार्य और सहकारी कारण। उनके रस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी इसे कहते हैं। आरोपवाद भी कहा जाता है उत्पत्तिवाद को। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार थे। इनका स्वयं का कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है, किसमें मिलती है? तो ये मिलती है ए यानी कि मम्मट के काव्यशास्त्र तथा अभिनव गुप्त के अभिनव भारती में। अगला प्रश्न है, भट्ट नायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। भट्ट नायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सी, भोगवाद या भोक्तिवाद। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय विद्वानों के समक्ष बहुत से प्रश्न खड़े हुए, जैसे रामादि पात्र जो विभाव हैं ऐतिहासिक होते हैं, उनसे रसानुभूति कैसे हो सकती है? सर्वप्रथम भट्ट नायक ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये इन्होंने किया साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया है भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है बी, यानी कि भट्ट नायक के अनुसार अनुभवादि का साधारणीकरण होता है। और अगला प्रश्न है, आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थालंकार माने हैं? तो ये माने हैं 36 प्रकार के अर्थालंकार उन्होंने माने हैं अपने अलंकार विवेचन में। अगला प्रश्न है, आचार्य भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? ये किसने माना है? तो ये माना है आचार्य आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने लगभग 32 अलंकारों का विवेचन किया है। उन्होंने निम्न में से कौन से नवीन अलंकार की उद्भावना की है? तो इन्होंने की है व्याजोक्ति की उद्भावना की है। व्याजोक्ति अलंकार को अलंकार माना है। अगला प्रश्न है, अप्पय दीक्षित ने जयदेव कृत ग्रंथ चंद्रलोक के आधार पर 118 अलंकारों की विवेचना की, जिनमें 102 अर्थालंकार, 7 रसावादी व 9 प्रत्यक्षादि प्रमाण अलंकार हैं। इन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में उक्त अलंकारों की विवेचना की है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कुवलयानंद। कुवलयानंद में अप्पय दीक्षित ने 118 अलंकारों की विवेचना की है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुण संप्रदाय से।
अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख मिलता है, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है प्रतीयमान अर्थ। व्यंजना द्वारा जो व्यक्त अर्थ होता है वो कहलाता है प्रतीयमान अर्थ। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। इन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा चित्र काव्य। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनका लिखा हुआ है? तो इनका ग्रंथ लिखा हुआ है सी, ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न है, ध्वनि मत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया, इनमें से किस आचार्य ने ध्वन्यालोक में किए गए ध्वनि के सिद्धांतों को अनुमान माना? तो इनका सही उत्तर होगा यहाँ पर महिम भट्ट ने। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर अपने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रणयन किया। वह किस शताब्दी के आचार्य थे? तो वो थे 10वीं शताब्दी के आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को हमें यहाँ पर लेना है, तो इसका जो पहला कथन है वो ही असत्य है। आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता हैं? बिल्कुल नहीं, औचित्य सिद्धांत के प्रणेता क्षेमेंद्र हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। और बाकी इसमें सभी कथन सही हैं। साहित्य शास्त्र में औचित्य का अभिप्राय काव्यांगों की उचित योजना से है। उचित का भाव ही औचित्य है। औचित्य के अभाव में न तो अलंकार प्रतीत होते हैं और न गुण। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इनमें से किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का बी सही है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं। ये असत्य कथन है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आने पर अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती। ये लक्षणा की परिभाषा है। रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद है, ये भी सही है। सारोपी गौड़ी लक्षणा का एक भेद है, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके 2 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये बताना है। तो ये भेद हैं शाब्दी व आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोषों का विपर्य ही गुण होते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय भी माना जाता है। आपको बताना है इसमें असत्य कथन। तो असत्य कथन इसमें क्या है? ये है बी। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा नहीं की है, बल्कि 10 काव्य गुणों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, काव्य रचना में भावों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोष माने हैं। काव्य दोष के 3 प्रकार सामान्य, वाणी तथा अन्य किस आचार्य ने माने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन भामा। अगला प्रश्न है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये दी है दंडी ने। अगला प्रश्न है, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थ योर वर्तते काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है वामन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में काव्य आचार्य मम्मट द्वारा काव्य के लक्षण क्या हैं? मम्मट ने काव्य के लक्षण कौन कौन से दिए हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि शब्दार्थों 2, 3 और 4। शब्दार्थों व दोषहीन, अनलंकृति, पुनः क्वापी ये दिया है। अदोषो व सगुणों इन्होंने नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, काव्य के लक्षणों पर ये विचार किसने किया? जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं केशवदास की। ये इन्होंने अलंकारों की बात की। अलंकारों के ऊपर लिखा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यानी कि एक स्त्री और कविता दोनों ही बिना आभूषणों के शोभा नहीं पाती हैं। अगला प्रश्न, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजन लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है, किसका कथन है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। ये विचार किसका है? बी। ये विचार है बाबू गुलाब राय का।
अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य है, किसका कथन है? ये कथन है कॉलरिज का। अगला प्रश्न है नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्च याभियोगी यस्याह कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में ये मत किसने दिया है? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभी होता है कोई पेज जो है PDF बनाने में साफ नहीं आता है और ध्यान से उतर जाता है वो, तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ इसको। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्चा या वियोग्यो अस्याह कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में ये मत किसने दिया है? ये मत दिया है आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है प्रमुख काव्य हेतु हैं। कौन कौन से प्रमुख काव्य हेतु हैं? तो ये हैं 1, 3 और 4, यानी कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। गौड़ जो है वो काव्य हेतु नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य हेतु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ही लक्षणा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रस गंगाधर का। अगला प्रश्न है सा अक्षर को यह अर्थ ठीक ही ये ठहराए जानी परे जाते सु वह अभिधा वृत्ति कहाए। ये कथन किसका है? अभिधा के लिए कहा गया ये कथन किसका है? ये है देव का कथन, देव ने कहा है। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन के अनुसार काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? सूत्र धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछल्यम कलासुचा करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। ये किसने कहा है? ये कहा है भामा ने। अगला प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन से संबंधित विचार कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1, 2 और 4, 3 को छोड़ करके लोक मंगलवादी होगा, आनंदवादी होगा और समन्वयवादी होगा। अगला प्रश्न है शब्दार्थो शरीरम रस आत्मा। रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हुए ये कथन किसने कहा है? रस को काव्य का प्राण तत्व किसने माना है? ये माना है राजशेखर ने। अगला प्रश्न है रस के प्रमुख अवयव हैं। कौन कौन से प्रमुख अवयव हैं रस के? तो ये हैं 1, 2 और 4, यानी कि स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। निष्पत्ति नहीं है। रस के प्रमुख अवयव स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुख्य मत हैं। भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, हडसन का लोकमंगलवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इसमें आपको बताना है सही उत्तर। सही उत्तर है 1, 2 और 4। हडसन का लोकमंगलवाद यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यता सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है प्रतीयमानम पुनरन्य देव वसत्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत् तत् प्रसिद्धा व्यवातिरिक्तम विभाति लावण्यम इवांगनासु। प्रतीयमान अर्थ को काव्यात्मा स्वीकार करने में उपयुक्त मत किसने दिया? तो ये मत दिया है आनंद वर्धन ने। प्रतीयमान अर्थ को काव्यात्मा स्वीकार किया है आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न है ध्वनि मत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया, उनमें से हैं जो विरोध करने वाले आचार्यों में से बताना है कौन है? तो बी है 1, 2 और 4, यानी कि प्रतिहारेंद्रराज, भट्टनायक, महिम भट्ट। इन सब ने ध्वनि मत का विरोध किया है। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक द्वारा वक्रोक्ति के भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वक्रोक्ति के? तो ये भेद हैं 1, 2 और 3, यानी कि वर्ण विन्यास व पद पूर्वार्ध, पद परार्ध व वाक्य वक्रता, प्रकरण व प्रबंध वक्रता, संलक्ष्य व संलक्ष्य क्रम नहीं है वक्रोक्ति का भेद। अगला प्रश्न है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन सही बताना है, वो भी कूट के माध्यम से बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन है सी 2 और 3, यानी कि साधारणीकरण का आलम्बनत्व धर्म होता है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। अगला है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये होता है। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, इधर नयन मन भाए। इस पंक्ति में काव्य गुण कौन से हैं? कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही होगा माधुर्य, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है। जहाँ पर भी श्रृंगार रस होता है वहाँ पे माधुर्य रस अपने आप प्रस्तुत होता है, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोद मंजु मल्लिका सुमनते। उपयुक्त पंक्तियों में गुण बताना है, कौन सा गुण है इसमें?
तो इसमें गुण है माधुर्य। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अलंकार, ये आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए इसमें नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के आधार पे सुमेलित करना है। तो इसका जो अभी हम आपको स्क्रीन पे मिला के दिखाते हैं, इसका मिलान करके, जिसमें कि सही है 4 3 1 2, यानी कि अलंकार भामा का है, ध्वनि आनंदवर्धन का है, रस भरत मुनि का है और रीति वामन का है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सही है इसका उत्तर। यानी कि एक बार फिर सुन लीजिए, भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की, ध्वनि संप्रदाय की स्थापना आनंदवर्धन ने की, रस संप्रदाय की स्थापना भरत मुनि ने की, रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने की। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा साफ नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। इसमें सुमेलित करना है सौंदर्याम अलंकार, ये सुमेलित करना है 4, यानी कि वामन से। सौंदर्यम अलंकार वामन का है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये है दंडी का। और अभिधान प्रकारा विशेषा एवं चालंकारा, ये है रुद्रट का। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये है वामन का। अगला प्रश्न है, नहीं 1 मिनट, ये मम्मट का है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का है। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए, काव्य दर्पण किसका है? ये है रामदहिन मिश्र का। 10 रूपक धनंजय का है। महाभाष्य पतंजलि का है। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है फिर से इसमें। तो इसका जो सुमेलित करने के लिए इसमें देखिए, भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी, ये बताना है। भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने मानी है 38। भामा ने अलंकारों की संख्या मानी है 38। और दंडी ने कितनी मानी? दंडी ने मानी 39। वामन ने मानी है 32। रुद्रट ने मानी है 64। तो इस तरह से इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को सुमेलित करना है किससे? ये सी ऑप्शन सही होगा। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। ध्वन्यालोकलोचन अभिनवगुप्त। 10 रूपक धनंजय। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका, ये पंक्तियों को यानी कि कथनों को मिलाना है कवियों के साथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये कथन किसका है? ये है ए ऑप्शन, यानी कि 4 जगन्नाथ। तस्य कवेः कर्म स्मृतम काव्यम, ये कहा है राजशेखर ने। अदोसो गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम, ये किसने कहा है? ये कहा है भोजराज ने। और वैदग्धा भंगी भड़ित रुच्यते, यहाँ पर यहाँ की मात्रा लगी होती है। वैदग्धा भंगी भड़ित रुच्यते, ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कुंतक ने। अगला प्रश्न है, संकुक यानी कि रस के साथ इनको मिलाना है, रस के व्याख्या सिद्धांतों के साथ मिलाना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि संकुक का अनुमितिवाद है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है और भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है। तो आज के ये 70 क्वेश्चन आपने अभी जो सुने, उम्मीद है कि आप लोगों को सुन करके कुछ न कुछ इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और इस तरह से आगे हमारे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें और सुनते रहें, याद करते रहें। और साथ ही रात 10:30 बजे आकर के जो है लाइव क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब की अलग अलग जितने भी विकल्प होते हैं उन सब की व्याख्या वहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। तो साथ में अपने सुझाव और जो भी ट्रिक वहाँ पे बताई जाती है उसके आधार पर जो भी आपने ट्रिक का निर्माण किया उन सबको वहाँ पर रखिए। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी ने इस तरह से जो हमारे चैनल को अपना सब सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है, ऐसे ही आगे देते रहेंगे। साथ ही अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 9264 90 36 35 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसकी जो PDF है अगर वो पाना चाहते हैं तो जो है, या फिर आप फ़ोन पे संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, परीक्षा दृष्टि से जो उपयोगी हो, तो आप बात भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन दिया गया उसको आप
प्रेस करें, वहाँ पे एक अमाउंट पे करना होगा, उसको पे करें। उसके बाद मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको बैच मिलेगा। वो बैच अगर आप लाइव चैट में लाइव चैट करते हैं, लाइव यानी कि वीडियो में, तो आपको वहाँ पे एक बैच शो करेगा कि आपने मेंबरशिप ली हुई है। ये चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन में ज्वाइन करें, और अगर नहीं तो फिर जो है आप व्हाट्सएप पर जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें कि आपको सारी PDF उपलब्ध कराई जाएंगी जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए जो है अमाउंट 200 रुपये मात्र है। आप लोग जो चाहें वो जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ TGT PGT की कक्षाएँ अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करें, फ़ीस की जानकारी लें, साथ ही एडमिशन लें। आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर अपनी तैयारी को हमारे चैनल के माध्यम से या मेरे पढ़ाने के माध्यम से ज़रूर कंप्लीट करें। सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।